हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास मैकेनिक्स की बीएससी पार्ट फर्स्ट मैकेनिक्स यूनिट 4। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट, इसको हम बोले समांतर एलसीआर परिपथ। ठीक है, इसके बारे में कल हमने डिस्कस करना शुरू किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो इसका डायग्राम, सीरीज में किस तरीके से जोड़ सकते हैं हम। सीरीज में जोड़ने का मतलब है कि हमारे पास दो होते हैं जो कि दो सोर्स होते हैं जो कि शक्ति को कलेक्ट करते हैं, टोटल एनर्जी को कलेक्ट करते हैं। या तो एल करेगा या फिर सी करेगा, तो एल और सी को पैरेलल में जोड़ना। ठीक है, अब उस पैरेलल में जोड़ने के कारण उस पर क्या इफेक्ट होगा या उसकी रेजोनेंस कंडीशन क्या होगी, हम इसके बारे में बात कर रहे थे। एक तो आपसे पूछी गई थी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेड की हम बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं हम, या वाई की बात कर रहे हैं। जो डिफरेंस किसी ने आप में से बताया नहीं, आप लोगों को पता नहीं है क्या, तो भी आप लोगों को ही बताना है। जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं यहाँ क्लास में भी मेंशन नहीं करूँगी। अगर आप लोगों को अगर बिना पता कि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप लोगों को पता है। और नहीं पता है तो भी जब तक आंसर नहीं होगा तब तक मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी नहीं कि वो चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने क्यों इसी डेरिवेशन में ही हम x या फिर y ये सब यूज में क्यों ला रहे हैं। कल जैसे हमने देखा था z की वैल्यू, z हमारे पास कहाँ से आया था, हमने इसके लिए y कैलकुलेट किया था। वैल्यू हमारे पास 1/z आई थी। 1/z क्या होता है अपना, y से हमने उसको डिनोट किया था जिसको हम बोलते हैं एडमिटेंस। तो एडमिटेंस का वैल्यू हमारे पास क्या आया था, y 1/z आया था हमारे पास। 1/z इक्वल टू होता है y। z क्या होता है, z होता है इम्पिडेंस, प्रतिबाधा। y होता है एडमिटेंस। इन सब की यूनिट ओम ही होती है। फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है, y की यूनिट चेंज होती है, y की यूनिट ओम इनवर्स होती है। z की, r की और एक x की। ठीक है, z होता है इम्पिडेंस, r इज रेजिस्टेंस एंड x इज एडमिटेंस। x इज एडमिटेंस, ठीक है, सॉरी x इज रिएक्टेंस। तो ये हमारे पास तीन चीजें, इन तीनों की यूनिट होती है सेम, मतलब ओम होती है। ओम किसकी यूनिट पढ़ रखी है हमने, प्रतिरोध की। सबसे ज्यादा वेल नोन हमारे कौन होता है, आर होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसकी यूनिट ओम है, बाकी दोनों की यूनिट भी ओम है। इसका मतलब आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि z और x का काम भी वही है जो कि r का काम है। ठीक है, लेकिन हमने क्यों किसी जगह पे हम r यूज में ले लेते हैं, क्यों किसी जगह पे हम z यूज में ले रहे हैं, क्यों कहीं पे हम x यूज में ले रहे हैं। इससे पहले वाली जो दोनों थी उन दोनों में तो हमने यूज में नहीं लिया x को, या फिर y के फॉर्म में हम वैल्यू नहीं लेकर के आए, तो हम यहाँ पर ही क्यों लेकर के आए। ये इसका रीजन इसलिए पूछा गया था क्योंकि जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि इन तीनों का काम क्या है, ऐसे आपको ये रीजन भी समझ में आएगा कि इस डेरिवेशन में ही हमने y की जरूरत क्यों पड़ी, या हमने z के फॉर्म में क्यों लिखा है, या फिर x के फॉर्म में क्यों लिखा है। क्लियर है ये चीज। x दो होते हैं हमने देखा था। अगर थोड़ा हम बात करेंगे इंडक्टर के लिए तो xl होता है, और कैपेसिटर के लिए xc होता है, जिसको हम बोलते हैं 1/xc। और l के लिए अगर आप बात करोगे तो ये होगा xl, और c के लिए अगर आप बात करते हो तो इसको अपन बोलते हैं 1/xc। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, आपके पास j ओमेगा होता है, j ओमेगा l, और इसका मान आपके पास क्या होगा 1/j ओमेगा c। j का काम यहाँ पर क्या होता है, वही काम होता है जो आयोटा का होता है। j एक तरीके से सिर्फ हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है। आयोटा स्क्वायर करें अगर हम बराबर आता है 1, मतलब आयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, सॉरी -1। आयोटा हमारे पास √(-1) होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कोई इमेजिनरी नंबर। यही काम यहाँ पर करता है जे। ठीक है, ये नहीं पता हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में नोटेशन इस तरीके से देते हो, बाकी अगर आप बाय मिस्टेक अगर यहाँ जे की जगह आप आयोटा भी लिख देते हो तो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सेम चीज़ होती है। ठीक है, ये वैल्यूज थी इनकी। तो यहाँ से कल हमने निकाला था y की वैल्यू। y होता है हमारा एडमिटेंस, y की यूनिट अलग होती है, ओम इनवर्स होती है, क्योंकि z का यूनिट होता है ओम। y की डेफिनेशन राइटली आप यही कह सकते हो कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, या z क्या है, प्रतिबाधा की, प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स के फॉर्म में होती है। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू कल क्या मिली थी, ये r - j ओमेगा इंटू l - c इंटू r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर।
और अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हमें क्या मिला था, y का मान मिला था। y जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता बोल सकते हो आप, प्रवेश्यता इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस, इसे कोई क्वेश्चन नंबर दे दो, शायद हमने 3rd नंबर दिया था, या जो भी क्वेश्चन नंबर रहा वो दे देते हैं। यहाँ पे हमें वैल्यू इसका मिला था फाइनली 1/z का रिजल्ट मिला था। अब ये रिजल्ट कैसे मिला था, ये आप लोगों को ध्यान होगा, कल हमने कंप्लीट डेरिवेशन की थी, यहाँ पे हमने वही बात की थी कि यहाँ हमारे पास आई का मान मैक्सिमम या मिनिमम कब होगा, उसके लिए हमने जो टोटल आई ली थी किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग, हमने i = i1 + i2 किया था और i1 i2 की वैल्यूज डाल करके सॉल्व किया, तो हमें वहाँ से रिजल्ट किसका मिला, 1/z का रिजल्ट मिला था, जो कि y के इक्वल होता है। क्या यहाँ से हम z का मान भी निकाल सकते हैं इसका इन्वर्स करके, तो z बराबर हमारे पास हो जाएगा ये वैल्यू, मतलब r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन r माइनस j ओमेगा टू l माइनस c r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये हमारे पास था। इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे। ये किसका मान आ गया हमारे पास, इम्पीडेंस का, प्रतिबाधा का। ये दोनों रिजल्ट मिल गए, यहाँ से z का मान भी मिल गया हमें, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें अपन, तो यहाँ देखो आपको ये पहचाना है, j को हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं, j कोई इमेजिनरी नंबर है, आप लिख सकते हो यहाँ पर j क्या है, काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो इसका मतलब j आप यहाँ देखो इस पूरी वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर हमारे पास कैसा हो गया, इमेजिनरी नंबर बराबर हो गया, ठीक है, इमेजिनरी नंबर हो गया। रियल नंबर ओनली हमारे पास ये ऊपर जो नंबर रह रहा है r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, या तो ये हमारे पास रियल नंबर है या फिर नीचे r आ रहा है, ये हमारे पास रियल नंबर है। क्लियर। अनुनादी कंडीशन के लिए हमने क्या देखा था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालते हैं तो वहां हमने ये देखा था ओमेगा ओमेगा नॉट जो होता है, इसका मान हमने ऑलवेज कौन सी वैल्यू ली थी, रियल वैल्यू को ली थी। इससे पहले भी उसने हमने डेरिवेशन किया, आपको ध्यान हो तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही थी, लेकिन हमने जहाँ पे हमारे पास ये मान आया था ओमेगा 1/ओमेगा c माइनस ओमेगा l = 0, तो यहाँ पर भी हमने दूसरी वाली वैल्यू क्यों नहीं ली थी, क्योंकि वहां से हमारे पास ओमेगा का मान क्या आ रहा था, इमेजिनरी आ रहा था, और हमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। इमेजिनरी को हमें 0 करना है, जो रियल वैल्यू आती है उसको सॉल्व करके हमें ओमेगा का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर अपने पास एक ही नंबर में रियल भी आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट भी आ रहा है। अगर हम पूरी वैल्यू को लेकर के सॉल्व करते हैं तो हमें ओमेगा का मान कभी भी रियल मिल नहीं पाएगा, ठीक है, जबकि हमें मान कैसा चाहिए, रियल मान चाहिए। तो रियल लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इमेजिनरी नंबर जितना आ रहा है, इस इमेजिनरी नंबर को हम क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर मान लेते हैं। मतलब कि इसमें अगर हम इस इमेजिनरी वैल्यू का पूरा का मान 0 डाल दें तो हमारे पास z का मान रियल आ जाएगा और वहाँ से हम ओमेगा रियल निकाल सकते हैं। क्लियर है। हमने पहले भी डेरिवेशन में ऐसा किया हुआ है कि जो वैल्यू रियल आती है, इमेजिनरी वैल्यू होती है, उसको आप 0 के इक्वल डाल सकते हो, वो वैल्यू आप 0 मान लो यहाँ पर, तो बाकी टर्म आपकी रियल वैल्यू के फॉर्म में बन जाएगी। क्लियर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले, देखो देखो अनुनादी अवस्था के लिए या अनुनादी स्थिति के लिए, अनुनादी स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि XC = क्या हो, XL। यह आवश्यक है कि XC = XL हो। ब्रैकेट में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखो काल्पनिक संख्या शून्य होनी चाहिए, काल्पनिक संख्या शून्य होनी चाहिए, जिससे कि केवल वास्तविक मान प्राप्त हो, जिससे कि केवल वास्तविक मान प्राप्त हो, ठीक है। तो हम रेजोनेंस कंडीशन लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इमेजिनरी वैल्यू को हम मान लेते हैं 0 के इक्वल। तो इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास पूरी की पूरी क्या मिल रही है, ये वैल्यू, जे जिस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है वो पूरी वैल्यू को उसने क्या बना दिया, इमेजिनरी बना दिया। तो जे आप देख सकते हो इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई में है, मतलब पूरी वैल्यू हो जाएगी इमेजिनरी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, j ओमेगा इंटू l माइनस c r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर
इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ ब्रैकेट में वैसे आप ऊपर लिख ही चुके हो, वही सेम चीज है, चूंकि क्या लिखेंगे आप, इमेजिनरी पार्ट शुड बी 0। इंग्लिश चलेगी, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, लिखना जरूरी नहीं है, लिखना हो तो आपने ऊपर लाइन लिख ली, तो ये सेम चीज ही है, इसलिए ये कोई फर्स्ट नहीं है, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 0, इसको सॉल्व कर लो। जे ओमेगा को इधर भेज दो, पूरे के मल्टीप्लाई में सबसे पहले इसको ही भेज देते हैं, तो 0 के डिवाइड में जाकर के 0 हो गया। वैल्यू हमारे पास क्या बच गई यहाँ से, एल माइनस सी इंटू में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंपली वैल्यू हमारे पास ये मिल गई। यहाँ से हम क्या करें, इस पूरे पार्ट को 0 के उधर लेकर के जाओ, तो एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये यहाँ से हम सी को हम अपॉन में भेज देते हैं, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, एल अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्लियर है इतना। यहाँ से हमें तो फाइनली वैल्यू किसकी निकालनी है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, आर स्क्वायर को भी यहाँ भेज दो माइनस में। देखो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं आगे, आर स्क्वायर को भी माइनस में भेज देते हैं, तो ये बच जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन सी माइनस में इधर जाके क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर एल अपॉन सी माइनस आर स्क्वायर। अभी भी हमारे पास ओमेगा के साथ में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, एल का पूरे में डिवाइड कर दो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन सी और माइनस में आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एल से एक एल भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू फाइनल हमारे पास क्या बच जाएगी, 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। नोट कर लो इतना, ये दोनों इक्वेशंस तो कल आपने नोट की थी, इसलिए इनको नोट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से नोट करना। ठीक है, मान किसका आ रहा है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट है ये फाइनल, ओमेगा स्क्वायर का। ऊपर सॉल्व कर लेते हैं अपन, ओमेगा स्क्वायर बराबर में ये मान मिल गया है, तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या मिल जाएगा अपने को, सिंपली ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू मिला है, यहाँ देख लेंगे, अगर नीचे समझ में नहीं आ रहा हो तो 1 अपॉन एल सी माइनस एल स्क्वायर अपॉन सॉरी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और पावर 1/2। ठीक है, पूरे का अंडर रूट, ये वैल्यू हमारे पास फाइनली, तो ओमेगा का यही रिजल्ट किसके बराबर है, ओमेगा आर के इक्वल है, ये मान बराबर है आपके पास ओमेगा आर, मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा आर इक्वल टू यहाँ से आपको क्या मिल गया है, अंडर रूट 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ओमेगा आर क्या होती है, अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति, इक्वेशन नंबर देना है इसको 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये कंडीशन हमने, हमारे पास किस कंडीशन है, जब हमने इस पूरी इमेजिनरी वैल्यू को 0 के बराबर किया है,
अब अगर ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ से ली, यहाँ पर z के मान में हम इस पूरी वैल्यू को 0 कर देंगे तो हमारे पास जो z का मान आएगा वो कैसा हो जाएगा, z मैक्सिमम हो जाएगा। z मैक्सिमम हो जाएगा क्यों, क्योंकि पहले तो हम एक तरह से थोड़ी छोटी वैल्यू में डिवाइड कर रहे थे, r माइनस में ओमेगा था, ओमेगा का मतलब हम पहले यहाँ पे सॉरी आयोटा ओमेगा का मतलब इसमें से कोई इमेजिनरी नंबर था। अब हमने इमेजिनरी नंबर वहाँ से हटा दिया, ओनली रियल नंबर का कर रहे हैं, तो रियल नंबर के लिए हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। z मैक्सिमम आने का मतलब है y कैसा होता है, z का इन्वर्स होता है, मतलब जब z मैक्सिमम होगा तो y कैसा आएगा आपके पास, मिनिमम आएगा। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर ओमेगा r जो अनुनादी कंडीशन है उसके लिए हमारे पास कंडीशन अपने आप ही उल्टी आ गई। इससे पहले जो हमने सॉरी ये हेडिंग मैंने गलत दे रखी है, सीरीज पैरेलल पढ़ रहे हैं अपन तो पैरेलल एलसीआर सर्किट, सॉरी हेडिंग, ठीक है। तो हमने जब इससे पहले सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ी थी, वहां आपको ध्यान हो, वहां हमारे पास देखोगे यहाँ पे मैं रफ में काम कर रही हूँ थोड़ा ये, तो वहां हमने क्या चीज देखी थी, आई का जो हमारे पास मान आया था आई नॉट इक्वल टू क्या आ रहा था, ई नॉट अपॉन में जेड आ रहा था, यही वैल्यू आ रही थी। हमने क्या कहा था कि आई का मान सर्किट में फ्लो हो रहे करंट का मान मैक्सिमम कब होगा, जब जेड हमारे पास मिनिमम होगा, और मिनिमम जेड का मान किसके इक्वल आया था, आर के इक्वल आया था। तो हमने इसको क्या कहा था कि ये आई नॉट मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब ई नॉट अपॉन में जेड कैसा आ रहा हो, मिनिमम आ रहा हो, और ये मिनिमम जेड था बराबर आर के इक्वल आया था, ये था। यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमें जिस फ्रीक्वेंसी पर, और अपने को इस कंडीशन में इस पर जो भी ओमेगा का मान मिला था 1/√LC, वो अपनी क्या थी, अनुनादी आवृत्ति थी, अपने पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती, ठीक है। यहाँ अपने पास जिस कंडीशन पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान आ रहा है, किस कंडीशन पर, कि जब अपन इस इमेजिनरी वैल्यू को इक्वल टू 0 लेकर के हमने सॉल्व किया इसको पूरा, तो हमारे पास ओमेगा बराबर क्या है, ये वैल्यू, और ये किसके बराबर है, अनुनादी आवृत्ति के बराबर ओमेगा आर का मान। तो यहाँ जिस कंडीशन पर ओमेगा आर का मान आ रहा है, वहां पर अपने को जेड अब क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। मतलब कि सीरीज एलसीआर सर्किट के जस्ट उल्टा होता है पैरेलल एलसीआर सर्किट में। सीरीज एलसीआर सर्किट, तो यहाँ से आप दोनों में डिफरेंस बता सकते हो। सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या होगा कि आपके पास जेड का मान, जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा का मान मिनिमम होता है किसके लिए, अनुनादी अवस्था के लिए, जबकि पैरेलल एलसीआर सर्किट में अनुनादी अवस्था पर आपके पास जेड का मान कैसा होगा, मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले इमेजिनरी वैल्यू भी आ रही थी, हमने जैसे इमेजिनरी वैल्यू को हटाया, ओनली रियल पार्ट्स का करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू ऑब्वियसली सी बात है मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और प्लस यहाँ पे जेड मैक्सिमम होने का मतलब है वाई जेड का व्युत्क्रम होता है, तो अगर जेड मैक्सिमम है तो वाई उस टाइम पे कैसा होगा, आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर है। तो यहाँ से आप दोनों में डिफरेंस, हम यही पता करना चाह रहे थे कि क्या हमें रिजल्ट सीरीज एलसीआर सर्किट की तरह ही मिल रहे हैं क्या, लेकिन यहाँ हमने देखा कि रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आया है ये, कि वहाँ जब हमें जेड कैसा मिल रहा था, मिनिमम मिल रहा था रेजोनेंस कंडीशन के लिए, यहाँ जेड का मान हमें कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। क्लियर है, लिख लिया। देखो यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अपने पास ये आ गया ओमेगा आर अनुनादी आवृत्ति का मान आ गया। तो अपन ने ये कंडीशन पूरी 0 ली थी, तो इस कंडीशन के लिए अपन जेड का मान अपने पास क्या आ जाएगा, तो अपन ये लिखे अनुनादी अवस्था के लिए अनुनादी अवस्था के लिए काल्पनिक मान कैसा हो जाएगा, 0। काल्पनिक मान हो जाएगा 0 इम्प्लाइज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज यहाँ से अपने को z का मान कैसा मिल जाएगा, z बराबर के मान 0 रख दें अपन, तो z अपने पास क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और अपॉन में आर, और ये मान मिल जाएगा। ये अपने पास पूरा का पूरा रिजल्ट कैसा मिल रहा है, रियल पार्ट मिल रहा है, रियल। इस टाइम पे आप आर की वैल्यू जो भी है, आर का मान कुछ भी छोटा मान नहीं होगा, क्योंकि पूरे के कंपेयर में उसका डिवाइड करोगे तो आपको z कैसा मिल जाएगा, मैक्सिमम मिल जाएगा। यहाँ से हमारे पास z मैक्सिमम का मान ये हो जाएगा बराबर में आर स्क्वायर
प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर विच इज जेड मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे है समझ ले, देखो आर का मान कुछ भी अपन ये नहीं कह रहे आर का मान कम हो, मान लो 50 हो 100 हो कुछ भी मानो, ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, ऊपर आपके पास आर का जो भी मान है एक तो उसका स्क्वायर हो रहा है प्लस उसके साथ में ओमेगा का और एल इन दोनों का स्क्वायर, उन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब बहुत बड़ा मान हो गया, और वो आर स्क्वायर के साथ प्लस होकर के आ रहा है, मतलब ऊपर का मान अपने पास बहुत बड़ा आ गया जबकि नीचे अपने पास सिंगल आर का मान आ रहा है, तो ऊपर वाले के कंपेयर में नीचे वाले का मान छोटा हो गया है। ठीक है, और जब अपन किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू अपने पास कैसे आती है, बड़ी ही आती है। तो इस कंडीशन में अपने पास z का मान कैसा आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। लिख लो। ठीक है, z का मान मैक्सिमम आने का मतलब है y का मान अपने पास कैसा है, इस कंडीशन में मिनिमम होगा। y का मान कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ से अपन लिख लेते हैं, मिटा दो ये। यहाँ लिखेंगे क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में है, क्योंकि y इक्वल टू क्या होता है 1/z इम्प्लाइज, अगर अपन 1/, में z अपने पास कैसा है, मैक्सिमम आया है, तो मैक्सिमम का व्युत्क्रम कैसा हो जाएगा, मिनिमम। तो यहाँ पे y अपने पास कैसा मिल जाएगा, मिनिमम मिल जाएगा। तो y मिनिमम इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी 1/z मैक्सिमम, इसका इनवर्स मतलब r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। नोट कर लो। तो लिखो अर्थात, ये y मिनिमम का मान लिख लिया, फिर लिखो अर्थात अनुनादी आवृत्ति पर, लिखो इस आवृत्ति पर, अर्थात इस आवृत्ति पर, कौन सी आवृत्ति ब्रैकेट में लिखते ना, ओमेगा आर, अर्थात इस ओमेगा आर आवृत्ति पर परिपथ की प्रतिबाधा का मान अधिकतम, प्रतिबाधा कौन है z, तो परिपथ की प्रतिबाधा का मान अधिकतम तथा प्रवेश्यता का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। प्रवेश्यता कौन होती है, y एडमिटेंस, देखो प्रवेश्यता का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इस आवृत्ति को प्रणोदित समांतर LCR परिपथ की, इस आवृत्ति को प्रणोदित समांतर LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। LCR परिपथ की प्रणोदित समांतर LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। क्लियर है, लिख लिया। तो यहाँ पर अपन इनका वैल्यू ये आ ही रहा है मान अपने पास। दूसरा एक और तरीके से अपन क्या मान निकाल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू y मिनिमम या z मैक्सिमम किस कंडीशन पर हो रहा है, जब ओमेगा अपने पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रही है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा। इसी कंडीशन पे तो अपन ने बताया है कि क्यों, क्योंकि इस कंडीशन के लिए तो अपन इसको 0 किया था, तभी तो अपने पास z का मान मैक्सिमम आ रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग y का मान मिनिमम आ रहा है। तो ये दोनों कंडीशन केवल ट्रू कब होगी, जब ये जो इनका ओमेगा है, ओमेगा कैसा हो आपके पास, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो। ये जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है किसके इक्वल टू, ओमेगा आर के इक्वल हो। तो यहाँ पर ओमेगा आर का मान रख करके देखते हैं मान क्या आएगा। देखो ठीक है, इम्प्लाइज यहाँ से लिखेंगे 8
अनुनादी अवस्था में ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर। क्लियर है? क्यों लिखेंगे यहाँ मान समझ में आएंगे, क्योंकि वाई मिनिमम या जेड मैक्सिमम आपके पास कब आया है, जब आपने अनुनादी अवस्था वाली कंडीशन यूज में ली। अनुनादी अवस्था मतलब ये मान 0 करके यूज में लिया, तभी जेड मैक्सिमम हुआ, और जेड मैक्सिमम हुआ तभी वाई मिनिमम हुआ। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू कब होगी, जब यहाँ जो ओमेगा है किसको इक्वल हो, इस ओमेगा आर के इक्वल हो। तो इस ओमेगा की जगह अपन ओमेगा आर मान रख करके भी देख सकते हैं, अपने पास वो रिजल्ट भी सही प्रूफ होगा। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं वाई मिनिमम इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान रख दो। अब ये पूरी वैल्यू पावर कितनी है, 1/2 की पावर इसका स्क्वायर कर दो, मतलब पावर तो हट गई, मान कितना रह गया अपने पास 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर है? और इंटू में एल स्क्वायर, इंटू का ये एल स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर दिया इसका, तो 1/2 का स्क्वायर, मतलब पावर तो कैंसिल हो गई, बच गया ये पूरा मान एज इट इज, और इंटू में एल स्क्वायर एज इट इज बच गया। एल स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। देखेंगे यहाँ करने के बाद में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखो यहाँ से आपके पास वाई मिनिमम इक्वल टू क्या मान हो जाएगा, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एल सी, और माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू में एल स्क्वायर। क्लियर है? एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर एल से एक एल भी कैंसिल। ठीक है, आपके पास वैल्यू क्या बच गई है फाइनली, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल अपॉन सी और माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बचा है, मतलब आर अपॉन एल अपॉन सी बराबर आपके पास आर सी अपॉन एल। ये रिजल्ट किसका आ रहा है फाइनल हमारे पास, वाई मिनिमम का, आर सी अपॉन एल। तो ये अपन एक और रिजल्ट लिख सकते हैं, वाई मिनिमम का मान। जब अपन ने वाई मिनिमम कहा ही कब है, जब फ्रीक्वेंसी कैसी हो, अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो, और उस टाइम पर आपसे कोई पूछे वाई मिनिमम का, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो ये आर सी अपॉन एल के बराबर होगी। क्लियर है? इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6, नोट कर लो। वाई मिनिमम है, तो यहाँ से आप इसका जेड का मान भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर अपन लिखें, क्योंकि जेड मैक्सिमम क्या होता है, वाई मिनिमम का इनवर्स, मान कितना आ जाएगा, 1/RC अपॉन एल इक्वल टू एल अपॉन RC। इसका मान आ गया ये जेड मैक्सिमम का, इसका मान हो गया जेड मैक्सिमम का एल अपॉन RC। इक्वेशन नंबर दे देंगे 7। तो यहाँ देख रहे हो पूरे सर्किट में अगर अपन यहाँ पर करंट की बात करें, तो करंट के अकॉर्डिंग जेड को कंपेयर करें, तो अपन ने जब सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ा था, तो वहां अपन ने क्या देखा था, आई बराबर ई नॉट अपॉन जेड आ रहा था। मतलब वहां पर अपने पास आई मैक्सिमम केवल कब हो रही थी, जब जेड अपन मिनिमम कर रहे थे तब। अब यहाँ पर अपने पास ऑलरेडी जेड मैक्सिमम आ चुका है, इसका मतलब आई का मान कैसा होगा, मिनिमम होगा। तो जस्ट उसके अपोजिट आएगा, मतलब सीरीज एलसीआर में जहाँ रेजोनेंस कंडीशन पर अपन कह रहे थे कि करंट जो होगी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन पर प्रतिबाधा उस टाइम मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी आप
देख सकते हो जब जेड क्या है, जेड एक प्रकार की बाधा है। किसी सर्किट में अगर बाधा इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाए तो उसमें करंट फ्लो हो ही नहीं सकती, इसीलिए वहाँ पे आई कैसी हो जाती है, बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। तो अपने पास पैरेलल एलसीआर सर्किट की अनुनादी आवृत्ति के लिए कंडीशन क्या होती है कि अनुनादी आवृत्ति की कंडीशन की बात करें अगर अपन पैरेलल एलसीआर सर्किट की, तो उसमें जेड का मान आपके पास मैक्सिमम होगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि करंट जो है पूरे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मान कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए इस सर्किट को कई बार हम एंटी रेजोनेंस सर्किट भी बोलते हैं और या फिर इसे रिजेक्टर सर्किट भी कहा जाता है। रिजेक्टर सर्किट, जहां आप लोगों ने पहले तो जहां आप लोगों ने लास्ट को किया था सीरीज एलसीआर सर्किट जब किया था, वहां जहां पर भी आपने ग्राफ बनाया था और उसके बारे में लिखा था कि ये अनुनादी अवस्था है, वहां पे ये लिख लेना कि सीरीज एलसीआर सर्किट को क्या कहा जाता है, एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है। ये लाइन उसमें लिख लेना, ठीक है ना। जहाँ भी आपने ग्राफ अगर बना करके उसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखी हो सीरीज एलसीआर सर्किट की, और वो भी नहीं तो जिस पेज पे किया उस पेज के ऊपर ऊपर ही लिख लेना चाहे सीरीज एलसीआर सर्किट को क्या कहा जाता है, स्वीकार्य सर्किट हम कहते हैं, स्वीकार्य परिपथ या एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है, ठीक है। वहां पे लिख लेना सीरीज एलसीआर में। और सीरीज एलसीआर के जस्ट अपोजिट होने के कारण इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोलते हैं अस्वीकार्य सर्किट। क्या बोलते हैं, अस्वीकार्य सर्किट या फिर रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो कई बार ऐसा हो सकता है दोनों में आपसे डिफरेंस ही पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एलसीआर एंड पैरेलल एलसीआर, तो आप यहाँ से एक बार डिफरेंस बता सकते हो। स्पेशली सबसे मेन डिफरेंस इसमें कौन सा आता है, इसके रेजोनेंस कंडीशन का डिफरेंस आता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो पहले आप, ये समझ में आ गया। जेड मैक्सिमम है अपने पास, इक्वेशन नंबर 7 लिखो। लिखो जब जेड मैक्सिमम, जब जेड कैसा हो मैक्सिमम, तब आई कैसा हो जाएगा, मिनिमम। तब आई मिनिमम, ठीक है। तो इसमें लिखो अर्थात, अर्थात पैरेलल एलसीआर सर्किट में क्या समांतर लिख लेना, समांतर, हाँ, या समांतर एलसीआर परिपथ में अनुनादी स्थिति में, समांतर एलसीआर परिपथ के लिए अनुनादी स्थिति में प्रतिबाधा Z का मान अधिकतम होगा, प्रतिबाधा Z का मान अधिकतम होगा। अर्थात परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कैपिटल I का मान न्यूनतम होगा, का मान न्यूनतम होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ब्रैकेट में लिख लेना। इसी कारण समांतर एलसीआर परिपथ को, इसी कारण समांतर एलसीआर परिपथ को एंटी रेजोनेंस सर्किट भी कहा जाता है, या एंटी रेजोनेंस सर्किट भी कहा जाता है। प्रति अनुनादी, एंटी रेजोनेंस को हिंदी में लिखना हो तो लिख लेना प्रति अनुनादी परिपथ भी कहा जाता है, प्रति अनुनादी परिपथ कहा जाता है। समझ में आ गया, मतलब कि हम यहाँ पर लिखे हैं तो इसमें हमारे पास पैरेलल एलसीआर सर्किट में क्या डिफरेंस हो गया, यहाँ पर अनुनादी कंडीशन के लिए क्या होगा, आपके पास Z का मान मैक्सिमम हो जाएगा। जब बाधा ही कहीं पे मैक्सिमम हो जाए तो फ्लो होने वाली करंट का मान मिनिमम हो जाएगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रति अनुनादी सर्किट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो करंट का मान अपन ने क्या बोला था, अगर आपको लास्ट इस वाले डेरिवेशन में नहीं, इससे पिछली जो हमने सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए
पहले डेरिवेशन की थी वहाँ हमारे पास आई नोट का मान मैक्सिमम आया था, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास कब आ गया था, ई नोट अपॉन जेड, और जेड कैसा होना था वहाँ पे, मिनिमम होना था। ये वैल्यू आई थी हमारे पास, आई नोट का मान कैसा आ गया था, ई नोट अपॉन में जेड मिनिमम के बराबर आ गया था। लिख लेना ये ब्रैकेट में सीरीज एलसीआर में ये मान आ गया था। तो एम्प्लाइज यहाँ से ब्रैकेट में लिख लेना, तो एम्प्लाइज यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, आई नोट अब अपने पास कैसा हो जाएगा, मिनिमम इक्वल टू ई नोट अपॉन जेड मैक्सिमम, ठीक है। किस में हो जाएगा अपने पास, पैरेलल एलसीआर में, पैरेलल एलसीआर, पैरेलल एलसीआर में ये यहाँ पर जेड मैक्सिमम का मान अपने पास से आया हुआ है, तो ये मान अपन यहाँ पुट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आई नोट मिनिमम का मान कितना आ जाएगा, आई नोट मिनिमम, जैसे वहाँ पे अपन ने जेड अपने पास यहाँ पे जेड मिनिमम आया था और जेड मिनिमम का मान कितना था, आर के इक्वल था, तो अपन ने आर का मान डाल करके इक्वेशन बनाई थी, ई नोट अपॉन आर। ऐसे यहाँ जेड मैक्सिमम का मान अपने को पता है, तो ये मान डाल सकते हो आप, ई नोट अपॉन एल अपॉन आर सी, ई नोट अपॉन एल अपॉन आर सी, बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट आर सी अपॉन एल। ये मान किसका मिल रहा है अपने को, आई नोट मिनिमम का मान मतलब कितना मिलेगा, किसमें, आपके पैरेलल एलसीआर सर्किट के लिए। क्लियर है, मतलब कि अनुनादी कंडीशन में पैरेलल एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन में आपके पास जेड का मान मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम मान कितना होगा, एल अपॉन आर सी के इक्वल, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब जेड का मान मैक्सिमम हो जाता है किसी सर्किट में, इसका मतलब उसमें फ्लो होने वाली करंट आपके पास उस कंडीशन पे मिनिमम होगी, और उस मिनिमम करंट की वैल्यू कितनी होगी, ये ई नोट आर सी अपॉन एल के इक्वल। कहाँ से है मिनिमम वैल्यू, तो अपने आई बराबर फॉर्मूला पढ़ रखा है, ई नोट अपॉन जेड होता है, सिंपली ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ पर अपने पास जैसे ई का मान ई नोट ही है, यहाँ पर भी अपन वोल्टेज वही दे रहे थे, वोल्टेज तो सेल से ले रहे हैं अपन, वी ई नोट की जगह वी भी मान सकते हो अगर वी में कोई कंफ्यूजन हो तो, अपॉन में आर। तो अपने पास जेड मिनिमम का मान कितना आया था, आर आया था, वो मान रखा था। यहाँ अपने पास कंडीशन उल्टी है, जेड मैक्सिमम है, इसका मतलब आई नोट कैसा होगा, मिनिमम, और इस मैक्सिमम जेड की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन आर सी। तो ये वैल्यू पुट करने पर ये रिजल्ट मिल गया हमें, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 8। तो अब इसमें बनने वाला ग्राफ देखते हैं। तो अपने लास्ट जो सीरीज एलसीआर सर्किट में जो ग्राफ बनाया था, आपको ध्यान हो, दो ग्राफ अपने आई ओमेगा के साथ में आई का ग्राफ अलग बनाया, ओमेगा के साथ में जेड का ग्राफ अलग बनाया था, और फिर दोनों को कंबाइन भी अपन एक ग्राफ बनाया था, जहाँ से अपन ने देखा कि दोनों पीक अगर अपन मिला देते हैं तो वहाँ पे दोनों के लिए अपने पास बैंडविड्थ क्या आती है और वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ अपने पास मान क्या आ रहा था, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर आई का मान अपने पास मैक्सिमम आ रहा था, तो आई वाली पीक अपने पास ऊपर आ रही थी, और सेम ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पर जेड की पीक कहाँ आ रही थी, नीचे आ रही थी, क्योंकि उसी ओमेगा फ्रीक्वेंसी पर जेड का मान मिनिमम आ रहा था। यहाँ अपने पास जस्ट उल्टा हो जाएगा, अपने पास जेड की पीक हो जाएगी ऊपर उसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर, और जबकि आई की पीक कैसी हो जाएगी, नीचे, क्योंकि उसका मान मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दोनों की ग्राफ की बात करें तो एक ग्राफ बनेंगे आई में, ओमेगा में,
ये वैल्यू अपने पास आएगी मिनिमम किस पे, ओमेगा जब किसके बराबर है, ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। यहाँ अपन फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं ओमेगा, यहाँ पर ले रहे हैं करंट आई, करंट आई। तो ओमेगा आर पर यहाँ पर अपने पास पैरेलल एलसीआर सर्किट के लिए आई का वैल्यू कितना आ रहा है, मिनिमम। तो ये हो जाएगा आई मिनिमम। आई नॉट लिखो, आई नॉट मिनिमम हो जाएगा। सेम अगर अपन ग्राफ देखें इसी पॉइंट पर जेड के लिए, जेड के लिए, ठीक है। तो जेड के लिए अपने को पीक मिलेगी कुछ ऐसी, ठीक है। ये वैल्यू अपने को मिलेगी यहाँ पर जेड की मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू भी कब मिलेगी, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। ये आपके पास ओमेगा बराबर होगा ओमेगा आर के, ठीक है। यहाँ अपन क्या ले रहे हैं, ओमेगा, और यहाँ पर अपन ले रहे हैं जेड का मान। ये अपने पास जेड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये थे दोनों को कंबाइन अगर अपन ग्राफ बनाते हैं, दोनों का कंबाइन ग्राफ ये मिल जाएगा हमें। अब ओमेगा के साथ जब दो चीज अपन बताना चाह रहे हैं, आई में वेरिएशन भी बताना चाह रहे हैं, जेड में वेरिएशन भी बताना चाह रहे हैं, तो अपन दोनों तरफ पैमाने लेते हैं, ठीक है। लिया, एक ग्राफ तो अपने पास आई का है, ये हो गया आई का, क्या तो चला गया, इस तरीके से कुछ प्रॉपर बनाना आप लोग, ठीक है। ये अपने पास मान किसका आ जाएगा, आई का हो जाएगा। ठीक है, ये मान आ जाएगा आई का, और दूसरी वैल्यू आ रही है अपने पास जेड की। इसके करस्पॉन्डिंग देखो, ये आई कैसा है अपने पास, आई नॉट मिनिमम आ रहा है। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं, आई का मान बताना चाह रहे हैं। ये अपने पास क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर है। ओमेगा क्या बताना चाह रहे हैं अपन, फ्रीक्वेंसी बताना चाह रहे हैं ओमेगा, क्लियर है। इसी पे जेड का मान, तो जेड अपन दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि क्लियर हो जाए। जेड की पिक आ जाएगी सेम पॉइंट पर मैक्सिमम, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वैल्यू भी अपने को किस पे मिलेगी, इसी पर, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर अपन जेड का मान बताना चाह रहे हैं इधर, तो जेड कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। इधर अपन क्या बता रहे हैं, जेड का मान, जेड हो जाएगा अपने पास मैक्सिमम सेम पॉइंट पर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पर। अब अपन बात करें इसकी बैंडविड्थ की, तो आप देख सकते हो ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट तो कैसे, इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट है। यहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी चौड़ाई अपन लेना चाहें तो अपन कुछ इस पॉइंट से ले सकते हैं, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग एक पीक मिल जाएगी अपने को यहाँ, और एक मिल जाएगी यहाँ। ये कोई फ्रीक्वेंसी मान ली ओमेगा 1, ये फ्रीक्वेंसी मान ली ओमेगा 2। ये पॉइंट ले लिया हमने ए, और ये पॉइंट हमने ले लिया बी। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जेड का मान देखो, तो जेड क्या है, जस्ट हाफ के बराबर नहीं आ रहा, √2 गुणा के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें जेड की, तो जेड कैसा हो जाएगा, जेड मैक्सिमम का √2 गुणा हो जाएगा, जेड मैक्सिमम का √2 गुणा, बना लो।
इसमें लिखो आलेख से स्पष्ट है कि अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिबाधा का मान अधिकतम होता है। अनुनादी आवृत्ति पर प्रतिबाधा का मान अधिकतम होता है। अतः यह परिपथ भिन्न भिन्न आवृत्ति वाली धाराओं में से अनुनादी आवृत्ति वाली धारा को अस्वीकार कर देता है जिस कारण इसे अस्वीकारी परिपथ कहा जाता है। अस्वीकार करने से मतलब है कि यहाँ पे जब Z मैक्सिमम होगा उस टाइम पे करंट का मान कितना होता है, मिनिमम होता है। तो अगर बात करें सर्किट की, तो सर्किट नॉर्मल सी बात है, जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट का मान बिल्कुल लो हो रहा हो तो वो उस फ्रीक्वेंसी को नहीं लेना चाहेगा। इसलिए ये ओमेगा आर को क्या कर देता है, अस्वीकार कर देता है सर्किट। जिस डिवाइस में भी इसका यूज किया जाता है अगर पैरेलल एलसीआर सर्किट का, तो वहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा जिस पर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो गई हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के इक्वल। क्यों एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी पर Z का मान मैक्सिमम होगा। इसका मतलब उस फ्रीक्वेंसी पर आपके I का मान मिनिमम हो जाएगा, तो प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा। इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, अस्वीकारी परिपथ, या ब्रैकेट में लिख लेना रिजेक्टर सर्किट कहा जाता है। रिजेक्टर सर्किट कहा जाता है। क्लियर है? तो ये था पूरा इसका पैरेलल एलसीआर सर्किट। दोनों में डिफरेंस, सीरीज एलसीआर, पैरेलल एलसीआर एक से जस्ट अपोजिट है। सेम फ्रीक्वेंसी पर, अनुनादी फ्रीक्वेंसी पर, अनुनादी आवृत्ति पर जहाँ आपके पास सीरीज के लिए Z का मान मिनिमम हुआ करता था, वहाँ यहाँ पर Z का मान कितना आ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने देखो दोनों कंडीशंस क्या देखी, बात अपन करें, अगर अपन नोट दे करके लिख सकते हैं। नोट पहला, इसके लिए अपन बात करते हैं सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए। अगर अपन बात करें सीरीज एलसीआर, इन शॉर्ट अगर अपन बोले सीरीज एलसीआर में, तो वहां अपन ने क्या देखा, रेजोनेंस कंडीशन के लिए जरूरी क्या था, XC बराबर XL हो। ठीक है, तो अपन लिखे XC इक्वल टू XL पर। ये कंडीशन कौन सी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन है। तो इस कंडीशन में अपने पास Z बराबर क्या आया था, Z मिनिमम आया था, और इसका मतलब अपने पास I नोट क्या आया था, मैक्सिमम आया था। I नोट का मान हमारे पास कैसा आ गया था, मैक्सिमम आ गया था। ये कंडीशन अपने पास कौन सी हो गई थी, रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। दूसरा अपन बात करें, या दोनों को छोड़ दो, दोनों सर्किट के लिए यहाँ पे बात चल रही है। ठीक है, दोनों सर्किट के लिए बात हो रही है। XC बराबर XL अपने पास कौन सी कंडीशन है, अनुनादी कंडीशन है। अनुनादी अवस्था में, अर्थात XC इक्वल टू XL हो दोनों सर्किट के लिए, तो अपने पास Z बराबर कैसा होगा, अगर Z मिनिमम है, अपन तो डायरेक्टली ये कंडीशन देखते हैं कि XC बराबर XL, ये कंडीशन तो फिर से। अब इस पर बात आती है, अगर Z का मान आपके पास मिनिमम है, इसका मतलब I नोट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और ये कंडीशन हमारे पास कौन सी कहलाएगी, रेजोनेंस कंडीशन कहलाएगी। दूसरा अगर अपन देखें Z बराबर अगर आपके पास कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, Z मैक्सिमम हो जाए, तो इसका मतलब I नोट कैसा हो जाएगा, आपके पास मिनिमम हो जाएगा। और ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, एंटी रेजोनेंस। एंटी रेजोनेंस कंडीशन नोट कर लो। दोनों के लिए अपन ने मिला करके, इसमें सीरीज या फिर पैरेलल एलसीआर दोनों के लिए बात है कि अपन सीरीज पैरेलल छोड़ दो, अपन केवल इन चीजों से भी देख सकते हैं कि किसी परिपथ में अगर आपके पास Z मिनिमम है, इसका
इसका मतलब सिंपल सी बात है आई मैक्सिमम होगा, वो कंडीशन आपके पास रेजोनेंस कंडीशन कहलाएगी। किस अवस्था में एक्स बराबर एक्सएल हो, वो तो मस्ट कंडीशन है। दूसरा अगर अपन जेड पर अपन मैक्सिमम हो तो आई कैसा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा अपन ने देखिए बात करें अगर अपन ओमेगा जो यहाँ पर अपने पास रेजोनेंस कंडीशन है तो अपन क्या बोलते हैं, क्या जरूरी है कि ओमेगा आर का मान अपने पास कैसा हो, रियल और पॉजिटिव हो, कि ओमेगा आर वास्तविक व धनात्मक हो। ठीक है। अनुनादी आवृत्ति की स्थिति के लिए जरूरी है कि ओमेगा आर का मान अपने पास कैसा हो, रियल और पॉजिटिव हो। तो ओमेगा आर का वैल्यू हमने क्या लिया, ओमेगा आर इक्वल टू अपने पास अभी वैल्यू आया है 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होल पावर 1/2। ये रिजल्ट मिला हमें 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसका मतलब कैसी होनी चाहिए, रियल एंड पॉजिटिव। जो हमने यहाँ पे बताया एक तो वास्तविक हो और धनात्मक हो, मतलब रियल और पॉजिटिव होनी चाहिए। रियल और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कोई भी वैल्यू है, अब ये वैल्यू है, दो का डिफरेंस बता रहा है और डिफरेंस आपके पास पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि सिंपल सा ये वैल्यू आपके पास कैसी हो, बड़ी हो, इससे बड़ी हो ये वैल्यू, तभी तो इसमें से बड़ी में से छोटी को माइनस करोगे तो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव बनी रह जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज अपन ने वास्तविक भी कहा है, तो दोनों ही काम एक तरीके से हो सकते हैं। ये मान अपने पास बड़ा हो, क्यों, ये जैसे ही बड़ा होगा तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करो तो वैल्यू अपने पास माइनस छोटी ही मिलेगी, और छोटी मिलने का मतलब क्या होगी, वो अपने पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी और प्लस साथ में अपने को रियल भी मिलेगी। दूसरा अगर मान लो ये वैल्यू को अगर अपन बड़ा मान लेते हैं और ये छोटी वैल्यू हो, तो सॉरी इसको अगर अपन छोटा ले लें और इसको बड़ा ले लें तो छोटे में से बड़े को माइनस करने पर वैल्यू अपने पास नेगेटिव भी आ जाएगी, इसको भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। और दूसरा यहाँ पर इस पूरे की होल पावर 1/2 भी है, तो नेगेटिव का अंडर रूट क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, तो अपने पास रियल नंबर भी नहीं आएगा। मतलब इन दोनों रियल भी हो और पॉजिटिव भी हो, तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए जरूरी क्या है कि 1/LC आपका किससे बड़ा होना चाहिए, आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर से, ताकि दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास कैसा आ सके, पॉजिटिव आ सके। तो एम्प्लाइज यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/LC ग्रेटर देन हो आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। 1/LC कैसा हो, ग्रेटर देन हो आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर से। ठीक है। यहाँ से अपन अगर एल स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, एल स्क्वायर अपॉन एल सी ग्रेटर देन क्या बन जाएगा, सिंपली आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर एल से एक एल कैंसिल, यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, इसका मतलब एल अपॉन सी ग्रेटर देन हो आर स्क्वायर से। एल और सी का जो अपने पास रेशियो है वो रेशियो बड़ा किससे होना चाहिए, आर स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ से हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एल कैसा हो, यहाँ से हमने मान लो ये बता दिया एल अपॉन सी ग्रेटर देन है आर स्क्वायर। यहाँ से इसका मतलब एल अपने पास ग्रेटर देन किससे होगा, आर स्क्वायर इंटू सी से। तो ये अपने पास रेजोनेंस कंडीशन आ गई कि रेजोनेंस के लिए। और दूसरी चीज अनुनादी आवृत्ति के लिए कंडीशन जरूरी क्या होती है कि उसका मान अपने पास वास्तविक हो और धनात्मक हो। वास्तविक धनात्मक दोनों कंडीशन अगर अपन यहाँ सेटिस्फाइड करते हैं ओमेगा आर में, तो ओमेगा आर के लिए जरूरी कंडीशन क्या हो जाती है कि आपके पास एल जो है आर स्क्वायर और सी को मल्टीप्लाई कर लो, उन दोनों से भी एल का मान अपने पास ज़्यादा बड़ा आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि एल का मान आर और सी के कंपेयर में बहुत बड़ा है, कि आप सी को और आर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे फिर भी उन दोनों से भी एल का मान ज़्यादा बड़ा ही रहेगा आपके पास। नोट कर लो।
ये कंडीशन बहुत मस्त है, ज़रूरी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वैल्यू डालो। अर्ध शक्ति बिंदु हाफ पावर पॉइंट। अर्धशक्ति बिंदु हाफ पावर पॉइंट्स। तो यहाँ आपको इस ग्राफ से क्लियर है, आपके पास अर्धशक्ति बिंदु दो है। कौन से? एक तो ये ए और एक ये बी। क्यों? ये पॉइंट वो माने जाते हैं जहाँ पर जो पावर होती है किसी भी सर्किट की, जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो कितनी रह जाए? अपनी प्रारंभिक मान का, अपने इनिशियल वैल्यू की जस्ट हाफ रह जाती है। ठीक है, अब उसके करस्पॉन्डिंग हमें आई का मान क्या मिल रहा है, जेड का मान क्या मिल रहा है, वो अलग बात है। अब यहाँ इस ग्राफ से हम देखें, इससे लास्ट हमने जब सीरीज एलसीआर के लिए देखा था तो हमें इस करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा था? आई नोट का मान मिल रहा था। आई नोट का मान कितना मिला था? आई नोट मैक्सिमम अपॉन √2 ये मान मिल रहा था। ये मान हमें यहाँ भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आई नोट का मान इसके करस्पॉन्डिंग कैसे है? मिनिमम मान है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर जो मान मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? जेड का मान मिल रहा है कि जेड मैक्सिमम अपॉन √2 के बराबर मिल रहा है। क्लियर है? अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए बी पर जेड इक्वल टू है जेड मैक्सिमम अपॉन √2 के इक्वल आ रहा है। क्लियर है? पहले हमने ये लिखी है जेड कितना होना चाहिए? 1/√2 जेड मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब इस सेम पॉइंट पर अगर हम y की बात करें, y क्या होता है? इसका इन्वर्स होता है। तो यहाँ पर हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा y मिनिमम का, हो जाएगा 1/√2 का इन्वर्स तो √2 हो गया, और z मैक्सिमम है तो उसका इन्वर्स y मिनिमम हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास मान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करें? एक तो y का मान रख देते हैं और y मिनिमम का। दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। अब देखो हमने जो लास्ट वैल्यूज निकाली है, हम वहाँ से दोनों का मान रख देते हैं। पहले बात तो हम y का मान रखें, तो y के मान को हम थोड़ा सॉल्व करके डायरेक्टली रख देते हैं, ताकि हमारे पास मान लाने में हमें ज़्यादा कुछ सॉल्यूशंस करने ना पड़े। तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल सी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर पावर हाफ। ठीक है, ये वैल्यू हमने कैसे रख दी? आप लोग डायरेक्ट याद रख सको तो इसको ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? ये हमने सॉल्व करके रखा। y का वैल्यू हमें ये नहीं मिला था, हमने क्या किया? वहाँ जो आपको वैल्यू मिला था, आप लोग अपनी कॉपीज पीछे पलट के लिखिए। हमने जो y की वैल्यू निकाली थी उसमें हमारे पास क्या आ रहा था? रियल पार्ट आ रहा था। तो हमने यहाँ से उस रियल पार्ट को रिप्लेस किया, पूरे का स्क्वायर करके हमने पूरे को खोला और उसके बाद में हमने सॉल्व किया। ठीक है, अब यहाँ पे वो सॉल्यूशन करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैंने उस चीज़ को स्किप किया है। आपको भी डायरेक्टली वैल्यू ध्यान रहे तो आप यहाँ से कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था। उसके बाद जाके इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में किया है। अभी हम वो करने बैठेंगे तो ज़्यादा उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ से लिख सकते हैं y की वैल्यू ये इक्वल टू √2 इंटू वाई मिनिमम। वाई मिनिमम का रिजल्ट हमने अभी अभी क्या निकाला? RC अपॉन एल। ये वैल्यू हो जाएगी RC अपॉन एल। ये हमने क्या किया? ओनली y और y मिनिमम का मान रखा है केवल। यहाँ हम लिख सकते हैं y एंड y मिनिमम का मान रखने पर, ठीक है, केवल हमने दोनों की यहाँ से वैल्यू रख दी। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज़ हमें क्या करनी चाहिए कि हम दोनों तरफ
तरफ स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से इसकी पावर भी जाएगी ताकि इसको थोड़ा हम खोल करके इधर उधर भेज सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर इसका खोल दो। टू आर सी अपॉन एल, सॉरी 2r स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर है? इस पूरी वैल्यू को भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। इस वैल्यू को हमने क्या किया, दूसरी तरफ हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ओनली रह जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2r स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर है? हमने केवल क्या किया, दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई करके रख दिया है। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस तरीके से भी कुछ देख सकते हैं। ये मान हमारे पास आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको हम माइनस करके दूसरी तरफ ले आए। ठीक है, माइनस करके दूसरी तरफ ले आए। ठीक, पहले इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट के इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर खोल लेते हैं। ये बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 2r की पावर 4 सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। आर स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई किया प्लस 2r स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये वैल्यू बच गई, एल स्क्वायर से यहाँ एल स्क्वायर कैंसिल। क्लियर? हमारे पास वैल्यू, अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं, दूसरी साइड ले आते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू, एक तो हमारे पास क्या आ गई है 2r की पावर 4 सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस हमारे पास बच गया है ये 2r स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये इधर आकर के माइनस में हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर। देख सकते हो दोनों वैल्यू सेम है, 2 माइनस 1 मतलब 1 बच जाएगा। यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r⁴ सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। नोट कर लो। अब यहाँ पे अभी हमने कंडीशन क्या देखी है कि एल चूंकि हमने अभी कंडीशन देखी एल शुड बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर सी होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर आपके पास आर और सी आ रहा है और दोनों का स्क्वायर कर रखा है, आर स्क्वायर सी, इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की पावर 4 और सी स्क्वायर, यही वैल्यू आ रही है। और अपॉन में एल का भी स्क्वायर करके लिखा हुआ एल स्क्वायर, तो एल का मान क्योंकि आर स्क्वायर सी से बड़ा होता है तो अब नीचे हमने एल स्क्वायर का डिवाइड कर रखा है, तो नीचे बहुत ज़्यादा बड़ा मान है एल, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई से बड़ा है, तो बड़े वैल्यू से छोटे को आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपके पास बहुत कम आ जाएगी, नेग्लिजिबल आ जाएगी। इसीलिए हम इस पूरे मान को कैसा मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो चूँकि एल शुड बी ग्रेटर देन आर स्क्वायर सी एम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि
आर की पावर 4 इंटू सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसका मान कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नगण्य नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों नेग्लिजिबल, क्योंकि एल काफ़ी बड़ा है इन मल्टीप्लाई से, एल स्क्वायर का आप डिवाइड कर रहे हो तो वैल्यू काफ़ी छोटी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास बच के जाएगा ओनली 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दोनों तरफ हम पावर ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल, तो हम बोले इसको वर्गमूल लेने पर हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू प्लस माइनस आर सी ओमेगा। सारे स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ करके सब सिंगल पावर के हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास आपको पता है चूँकि ओमेगा नॉट इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी पढ़ा था। ठीक है, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट का स्क्वायर कर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन एल सी के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एल सी का मान रखें तो एल सी बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इम्प्लाइज एल सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, एल सी का मान रख दिया 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये हो गया अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस आर सी ओमेगा। ठीक है, अब दोनों तरफ हमें ओमेगा ओमेगा के लिए वैल्यू सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। ओमेगा सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ पर दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा को इस पूरे से डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा यहाँ लेकर के आ जाते हैं। तो एक तो हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा से डिवाइड करोगे तो ओमेगा से ऊपर वाला एक ओमेगा कैंसिल, बच जाएगा ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस आर सी। नोट कर लो। अब हमारे पास देख सकते हो आप इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये इक्वेशन क्या आ रही है, प्लस माइनस आर सी दोनों फॉर्म में आ रही है। तो सिंपल जैसे हमने लास्ट डिविजन में किया था, एक बार ये वैल्यू हम प्लस ले लेते हैं, एक बार ये वैल्यू माइनस ले लेते हैं, दो इक्वेशन बन जाएगी। दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो भी कुछ रिजल्ट मिलेगा, एक बार माइनस करेंगे तो भी कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो इसको आपको नेक्स्ट इक्वेशन नंबर दे दो, शायद 8 तक इक्वेशन की थी तो इक्वेशन नंबर 10 दे देना, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से दोनों इक्वेशन को प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज लेकर लिखते हैं। दोनों हम लिखेंगे अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर। हमें जो पॉइंट मिले हाफ पावर पॉइंट ए और बी, दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे मिले। एक हम मान ले लेते हैं ओमेगा 1 के लिए, एक को मान लेते हैं ओमेगा 2 के लिए। ठीक है, तो प्लस आर माइनस आर के फॉर्म में हम ले सकते हैं, एक ओमेगा 1 के लिए ले लें और एक माइनस ओमेगा 2 के लिए ले लें। तो हम ये लिख सकते हैं इम्प्लाइज 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू प्लस आर सी, इक्वेशन नंबर 11। और सेकेंड 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर सी, इक्वेशन नंबर 12। ठीक है, दोनों में एक बार प्लस करें एक बार माइनस करें, तो दोनों को प्लस करने पर ये बन जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू प्लस आर सी माइनस आर सी 0। यहाँ रहा है ओमेगा 1 ओमेगा 2, इन दोनों में ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर
ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम ले लो, ओमेगा 1 ओमेगा 2, वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1, और ये माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू 0। दोनों में से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। दोनों तरफ हमें क्या मिल रहा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर। या तो ये वैल्यू आप 0 के बराबर ले लेते हो, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इक्वल टू 0। यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ओमेगा 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा 2। हमें पता है वैसे भी एक और प्लस वैल्यू लिए माइनस वैल्यू लिए। दूसरा, और हम क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू ले सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला है कि हम ये यूज़ तो हम पहले कर चुके हैं, लास्ट डेरिवेशन में भी हमने यूज़ में लिया था ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। हमने क्या लिया था, जैसे हमारे पास ये पीक आ रही है, ये ओमेगा नॉट है, ये हमने माना ओमेगा 1 है, ये हमने माना ओमेगा 2 है। तो हमने माना था कि अगर इनके बीच की दूरी बहुत कम हो तो ओमेगा 1 भी लगभग ओमेगा नॉट के बराबर होगा, ओमेगा 2 भी लगभग ओमेगा नॉट के बराबर होगा। तो उसके कंडीशन पे हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 को किसके इक्वल ले लिया था, ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ से हमें रिजल्ट से भी प्रूफ हो गया कि हाँ ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑब्वियसली सी बात है, हम कॉमन क्या ले रहे हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें बैंडविड्थ तो मिलेगी नहीं, बैंड की चौड़ाई नहीं मिलेगी। यहाँ से तो हमें एक रिजल्ट ही मिलना था क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस के हैं। अब जब हम दोनों को माइनस करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ जब माइनस लेंगे, तब हमें यहाँ वैल्यू किसकी मिलेगी, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो किसके इक्वल होगा, बैंडविड्थ के इक्वल। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 13। दूसरी क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 11 माइनस 12, दोनों को एक बार प्लस कर लिया, अब दोनों को एक बार माइनस कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 11 माइनस 12, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ 1 अपॉन ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू आर सी माइनस माइनस आर सी। ठीक है, यहाँ पे हम इन दोनों पे ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने पास, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये रिजल्ट मिल जाएगा। प्लस हमारे पास बच क्या जाएगा यहाँ से, प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू 2 आर सी। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमें मिल ही रहा है, 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मिल गया, प्लस यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 2, यहाँ वैल्यू मिल जाएगी ओमेगा 2 और माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू 2 आर सी। दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, रिजल्ट क्या हो गया,
बराबर है, हम मान चुके हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर ही आया हमारे पास ओमेगा नॉट स्क्वायर के, मतलब हम इसको भी क्या ले सकते हैं, ओमेगा नॉट स्क्वायर के इक्वल मान ले सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू, ये अपने पास कितना है 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2RC। नोट कर लो। ठीक, आगे चले यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा 2 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2RC। मल्टीप्लाई में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू RC, मीन्स ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू RC, और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किसके इक्वल हो जाएगा बैंडविड्थ। क्वेश्चन नंबर लिख लो इसको 30 40। चौड़ाई क्लियर है। ये हमें क्या मिल गया, इस ग्राफ के लिए भी बैंड चौड़ाई किसकी इक्वल हो गई ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू RC। डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, जैसे हमने कल न्यूमेरिकल किए थे सीरीज LCR के लिए, सेम पैरेलल LCR में बैंड चौड़ाई पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला यहाँ से यूज कर सकते हो। तो हमारे हाफ पावर पॉइंट्स हो गए, हाफ पावर पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाली, एक तो हमारे पास यहाँ से बैंड चौड़ाई है और एक हमारे पास रिजल्ट आ गया, जो रिजल्ट हमने यहाँ यूज में दिया है कि ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 बराबर है किसके होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर के। क्लियर है, वहां से ही हमने ये मान बराबर माना है। नेक्स्ट इसमें हेडिंग दो क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर Q, तो Q का यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि अब हमें बैंड चौड़ाई मिल चुका है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्वाभाविक आवृत्ति बैंड चौड़ाई ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, स्वाभाविक आवृत्ति ओमेगा नॉट है और इसका रिजल्ट हमें क्या मिला है ओमेगा नॉट स्क्वायर RC, कैंसिल हो गया, सो Q इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट RC। और यही वैल्यू हमें कहाँ मिली थी, जब हमने सीरीज LCR के लिए भी क्वालिटी फैक्टर के रिजल्ट हमें यही वाला मिला था 1 अपॉन ओमेगा नॉट RC। इसका मतलब दोनों की रिजोनेंस कंडीशन भले ही अलग अलग हो लेकिन दोनों का क्वालिटी फैक्टर सेम होगा, मतलब कि क्वालिटी एक तरीके से डिपेंड करती है LCR के कॉम्बिनेशन पर, तो सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो उससे उनके
की क्वालिटी फैक्टर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे पास जो बैंडविड्थ और उसकी वजह से जो क्वालिटी फैक्टर का रिजल्ट है वो दोनों ही कंडीशन में सेम आएगा। नोट कर लो। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पैरेलल एलसीआर सर्किट। इससे रिलेटेड कोई एक आध न्यूमेरिकल्स होंगे वैसे ही जैसे हमने लास्ट चैप्टर में किए थे। इजी वन न्यूमेरिकल्स आते हैं आपसे कोई भी एलसीआर सारी वैल्यूज देकर के वो आपसे या तो बैंक चौड़ाई पूछ लेंगे, क्वालिटी फैक्टर पूछ लेंगे, या फिर यहाँ पर हमारे पास ओमेगा आर का मान कुछ डिफरेंट आया है। यहाँ ओमेगा आर का मान क्या है, √1/LC माइनस R² तो यहाँ अपने को आर और एल और सी का मान इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पर कोई मैं देख लूँगी, अगर कुछ एक आपके न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बाकी आपका एलसीआर सर्किट का टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब कल से हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हमारे इसी सेम चैप्टर का ही कोई न्यू टॉपिक।